नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 8 जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 8 जुलाई 2025। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने अगर आज का द हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा या आपने जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं म्यांमार से आई हुई इस कम्युनिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, चिन पीपल। बेसिकली ये चिन पीपल क्या है? एक चिन कम्युनिटी है जो कि मेजरली कहाँ पर पाई जाती है? म्यांमार में। और ये लोग जो है ये माइग्रेट होकर कहाँ पर पहुंच चुके हैं? मिजोरम में। क्योंकि मिजोरम का मिजोरम जो है वो मैक्सिमम बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है? आपके म्यांमार से। तो वहां से लोग माइग्रेट होकर भारत आ गए। जैसे आपने सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम्स है ना, ये सारे के सारे वहीं से भागे थे। क्योंकि वहां पर जो बुद्धिस्ट है म्यांमार में, उन लोगों के साथ बुद्धिस्ट वहां पे मेजोरिटी में, तो बुद्धिस्ट और वहां पे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो हुआ क्या कि वो लोग वहां से भागकर कहां पर आ गए? भारत पहुंच गए, है ना। वहां पर एक रीजन आपने पढ़ा भी होगा, रखाइन रीजन है ना। उस रखाइन रीजन से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखाइन है ना, यहाँ से वो लोग माइग्रेट होकर कहां पर पहुंच गए? भारत में। तो ऐसे वहां पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप बने हुए। एथनिक ग्रुप क्या होते हैं? जैसे समझना, आप लोगों ने मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा, है ना। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट, जो मणिपुर है उसके अंदर आपको यह भी पता है कि उसके अंदर आपका प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है फिलहाल, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट रूल चल रहा है अभी। अब हुआ क्या इस मणिपुर में? आपने पढ़ा था, एक था कुकी और एक थी मेतई। ये दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ी। तो ये जो कम्युनिटी का जो बीच में जो क्लैश हुआ, इसके पीछे भी वहां की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज, वही सब रीजन था कि जो कुकीज हैं वो मानते हैं कि जो मेथई लोग हैं ये कहाँ से आए? बाहर से आए, और यहाँ पर आकर ये बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो कहीं हमारा रिजर्वेशन ना छीन जाए। तो इस चक्कर में दोनों लड़ पड़े, और लड़ने के बाद लगभग 2-3 साल हो चुके हैं और वहां पर भयंकर तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं। इवन वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। वो सारी बातें आप जानते हो पहले से, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपकी चिन कम्युनिटी है, जो चिन ट्राइब है, ध्यान रखना, है ना, ये लोग कहां पर माइग्रेट कर चुके हैं? भारत में आ चुके हैं। और भारत में आने के बाद समझना, यहां पर लगभग कितने लोग हो चुके हैं? 4000 चिन पीपल। ए बैटल बिटवीन टू एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स इन द म्यांमार हैज फोर्स्ड सम 4000 चिन पीपल। लगभग 4000 चिन पीपल जो हैं वो रिफ्यूजी आ गए कहां पर? बन के मिजोरम में। ऑफिशियल्स इन द चम्फाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजोरम सेड वेव्स ऑफ द म्यांमार नेशन आल्सो बिगन क्रॉसिंग ए बॉर्डर ब्रिज एट द जोखवाथार एंड द तियाऊ रिवर। याद रखना, जो तायू रिवर है, तियाऊ रिवर, ये एक मेजर रिवर है जो दोनों के बीच में बाउंड्री लगाती है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताओ रिसेंटली तियाऊ रिवर वाज सीन इन द न्यूज, कहां पर फ्लो करती है? तो याद रखना ये म्यांमार में फ्लो करती है अलोंग विद द मिजोरम। कौन से स्टेट के साथ फ्लो करती है? तो अलोंग विद मिजोरम स्टेट के साथ ये फ्लो करती है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। कितना बाउंड्री लगाती है हमारे साथ? तो याद रखना जो तियाऊ रिवर है वो लगभग 510 किलोमीटर की बाउंड्री को सेपरेट करती है, यानी कि फ्रॉम किससे? म्यांमार और भारत के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। सिमिलरली याद रखना, हमने एक एफएमआर भी किया था। एफएमआर क्या था? तो आपको याद होना चाहिए, ये मैंने कहा इंडिया, ठीक है, ये बीच में मैंने कहा बॉर्डर बना हुआ है, और इधर मैंने कहा क्या बना हुआ है? म्यांमार। और याद रखना म्यांमार वाज वंस पार्ट ऑफ इंडिया। म्यांमार भारत का ही पार्ट था। म्यांमार वाज सेपरेटेड इन 1937 फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आपके म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। याद रखना आपका अफगानिस्तान था वो भी पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है। उसको भी 1890s के अंदर क्या कर दिया गया था? सेपरेट कर दिया गया था। आपका जो पाकिस्तान था वो भी भारत का ही पार्ट था, आप जानते हो। 15 अगस्त को जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो सेपरेट हो गया। आपका म्यांमार जो है वो भी भारत का पार्ट रह चुका है। बांग्लादेश भी पहले भारत का ही पार्ट था, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान से तो टूट के बना है। तो ये सारे के सारे रीजन क्या कहलाते थे? इंडिया कहलाते थे। यानी कि जो तुम अखंड भारत की बात करते हो वो इसी की बात की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। अब हुआ क्या? एफएमआर क्या? देखो, इसको हम कहते हैं फ्री, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फ्री रिजाइम। क्या होता है फ्री रिजाइम? समझना, मैंने कहा कि मान लो यहां से कुछ लोग हैं
जिनके रिश्तेदार रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर कुछ है जिनके रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इनको एफएमआर के अंडर में याद रखना कितना अलाउ किया गया था, तो सिंपल याद रखना विद इन 16 किलोमीटर वो क्या कर सकते थे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, ये एफएमआर हमने अलाउ कब किया था, 2018 में ऑफिशियली हमने अलाउ कर दिया था। लेकिन होने क्या लगा कि जब इनको 16 किलोमीटर इधर जाने की परमिशन थी, इनको इधर आने की परमिशन थी, तो जो आपके चिन पीपल थे या जो आपके दूसरे मैथी लोग थे कहां पर आने लगे, भारत में आने लगे, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा, इलीगल एंट्री भारत में होने लग जाती है। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि आगे चल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, हालांकि उसने पहले ही 1997 और 1998 में कॉन्सेप्ट लेकर आया था, कौन सा, तो वो था आपका डी वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स थे वो इसीलिए लाया गया था कि जो बाहर के लोग थे, भारत आकर रह जाते थे। अभी एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, इसमें बिहार न्यूज में चल रहा है ना। हुआ क्या कि ये लोग जब यहाँ पर आ जाते थे तो याद रखना आधार कार्ड बनवा लेते थे। अब आप कहोगे सर आधार कार्ड तो बनवाना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी आधार कार्ड बनवा सकते हो। आधार कार्ड ही जस्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये एड्रेस का प्रूफ होता था, लेकिन हमने हर जगह इसको लिंक कर दिया। आधार कार्ड है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा लो, आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड भी बना दे रहे थे लोग, है ना, वहां की सरकारें वोट पाने के चक्कर में। तो हुआ क्या, जो इलीगल वोटर्स थे, जो बाहर से आए थे, याद रखना आप किसी भी देश के नागरिक को अगर भारत में 182 डेज तक स्टे कर जाते हो, तुम्हारा आधार कार्ड बन जाता है, तुम एलिजिबल हो जाते हो। अब आपने आधार कार्ड बना दिया, उससे तुम्हारा वोटर कार्ड बन गया, उससे बैंक अकाउंट खुल गए। अब तुम कह रहे हो कि मैं तो यहीं का नागरिक हूं, जबकि तुम हो ही नहीं। तो ऐसे लोगों को किस में रखा जाता है, डाउटफुल वोटर्स की लिस्ट में रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से कहीं ना कहीं से आया हुआ है, समझ गए। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना, चिन पीपल जो है, चिन कम्युनिटी कहां से आई है, म्यांमार से। लगभग 4000 के आसपास वो कहां पर पहुंच चुके हैं, मिजोरम में, जो कि वहां पर सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी का और जो आपके सेफ्टी के कंसर्न है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो उनको या तो वापस भेजा जाए या उनके साथ कुछ भी किया जाए, वो सरकार अब देखेगी जब हम दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 2021 में म्यांमार में आप जानते हो मिलिट्री कूप हो गया था। कूप क्या होता है, सत्ता पलट होना, है ना। जैसे पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, ऐसे वहां पर मिलिट्री का रूल आ जाता है और ये लोग जो थे वहां से भागकर भारत में रिफ्यूजी बन जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। ऐसे अगर आपसे पूछे और कौन कौन से देश है हमारे बॉर्डर, अगर बॉर्डर स्टेट्स की बात हो रही है, तो सिंपल सा याद रखना, इंडिया जो है उसके जो नेबरिंग स्टेट है ना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्टेट नेबरिंग है कौन सा नहीं है। तो सिंपल से याद रखना, 7 स्टेट ऐसे हैं, 7 नेशन ऐसे हैं जो हमारे क्या है, नेबरिंग नेशन कहलाते हैं, पड़ोसी देश कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, आपका पाकिस्तान, आपका नेपाल, आपका म्यांमार, आपका भूटान और आपका अफगानिस्तान। जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश है, कितनी, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद लगभग चाइना कितनी करता है, 3488 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान कितनी करता है, लगभग 3227 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। आपका नेपाल कितनी करता है, तो लगभग नेपाल कितनी बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, 1751 किलोमीटर के आसपास। आपका म्यांमार कितनी करता है, तो 1643 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री शेयर करता है। आपका भूटान कितनी करता है, लगभग 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और आपका अफगानिस्तान कितनी करता है, लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो मिनिमम अफगानिस्तान करता है, मैक्सिमम बांग्लादेश करता है। अफगानिस्तान वाले बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो उसे डुरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, डुरंड लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान। इनके बीच में कोई ऐसी बाउंड्री है नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में आपको पता है रेड क्लिफ लाइन, चाइना के बीच में कौन सी हमारी मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रम्प इश्यूज थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन द ब्रिक्स नेशंस। देखो समझना, जो ब्रिक कंट्री है ना, या ब्रिक्स के जो नेशंस है, अब काफी न्यूज में चल रहा है अभी, है ना। मोदी जी गए हुए हैं कहाँ पे, ब्राजील, है ना, वहां पे मीटिंग अटेंड किया, हालांकि चाइना नहीं गया। तो एक बात समझना, एक तरफ क्या है, हालांकि मैं कई बार समझा चुका हूं, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था द हिंदू में। एक तरफ कौन है, ब्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है, जो यूएसए है ना, इस यूएसए को लगता है कि मेरी क्या चलेगी मनमर्जी। तो इसने क्या किया, इसको किस बात का घमंड हो गया, डॉलर का। और पूरी दुनिया जो है वो किस बात से परेशान है, डॉलर ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है।
क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाओ, अगर आप वहां जाओगे और आपके पास डॉलर है तो आपको कुछ भी खाने पीने को मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से चले गए हमारे भारत का रुपया लेकर, गांधी जी लेकर, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको इंटरनेशनल करेंसी के रूप में नहीं माना जाता है। तो सारी दुनिया चाहती है कि हम वेस्ट में डिपेंडेंट ना रहे। तो ये जो ग्रुप है ना आपका ब्रिक्स, ये बेसिकली एंटी वेस्ट है, यानी कि हमें वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और ये जो ग्रुप है इसको एंटी यूएसए भी कहा जाता है। अब जब इसको ये सारा कहा जाता है तो इसमें देखो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ओरिजिनली बना जब ये ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ज्वाइन हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे देश हैं, ये सारे एंटी डॉलर करके बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर का डॉलराइजेशन नहीं चाहते, वो डी डॉलराइजेशन चाहते हैं। तो ये क्या बोले लास्ट ईयर कि हम क्या बनाएंगे, ब्रिक्स नाम की करेंसी बनाएंगे। इवन अगर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी तो इस बार भी कह दिया गया है कि अमेरिका अपनी मनमर्जी ना करे, अगर चाहेंगे तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी क्या करेंगे, अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और एक बात समझना, जैसे ऐसा हुआ तो जो आपका यूएसए है, उस यूएसए ने कहा कि जो ब्रिक कंट्रीज है ना, मैं उनके ऊपर 10% टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि उसने 90 डेज का टाइम दिया था, वो न्यूज हम पढ़ चुके हैं पहले, और उसका जो 90 डेज का टाइम था वो आज खत्म हो रहा है। आज है 8 जुलाई, 8 जुलाई को उसका 90 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा सब पे। तो हमने ब्राजील में कहा, ब्राजील जो आपके ब्रिक्स मेंबर हैं, कि ऐसा ना समझे अमेरिका कि अपनी मनमर्जी करेगा, हम जैसे देश भी उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेन दिक्कत क्या है, डॉलर का डी डॉलराइजेशन करना है। और इसी बात से तिलमिलाया बैठा है कौन, अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। और वो चाहता है कि मेरे डॉलर की क्या बढ़े, मेरे डॉलर की इमेज बढ़े, मेरे डॉलर की रीच पहुंचे लोगों के पास। तो उसने क्या किया, बहुत सारी ऐसे इवेंट कर दिए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब अमेरिका के साथ क्या होगा, अब कितना टैरिफ लगेगा, अब डॉलर ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आपने सुना होगा जो मार्केट में कभी ऐसा होता है कि कोई चीज स्ट्रोंग होने वाली है तो उसकी जो खरीद है वो बढ़ जाती है। तो हर देश क्या करने लगा है, तो इसी होड़ में, इसी रेस में हर देश क्या कर रहा है, डॉलर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अब जितना ज्यादा डॉलर को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, भाई फ्यूचर में हो सकता है हमें ट्रेड करना पड़े, तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है किसने, यूएसए ने। अब जितना लोग डॉलर की तरफ इतना झुकाव रखेंगे तो जो दूसरी करेंसी वो कमजोर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं भारत की जो रुपया है वो भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर देश डॉलर को रखना चाहेगा, हमें कोई रखना ही चाहेगा। जैसे बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हम रुपये से क्यों नहीं कर लेते ट्रेड, है ना, इसको इंटरनेशनल क्यों नहीं बना देते। नहीं बना पाओगे, क्योंकि मान लो रशिया है, रशिया की करेंसी है रूबल। अब क्या गारंटी है कि रशिया आपसे रुपया लेगा, क्यों लेगा रशिया रुपया, क्योंकि तुमसे रुपया लेकर वो रुपये में कुछ खरीद नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो डॉलर में खरीदता है तो डॉलर से किसी भी देश में कुछ भी खरीद सकता है, वो बाई कर सकता है, समझ गए। तो अगर हमें चाहिए कि हमें अमेरिका से पीछा छुड़वाना है, अगर हमें चाहिए कि हमें अमेरिका को यानी कि वेस्ट को पीछे छोड़ना है, तो एक ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स। इंडोनेशिया उसमें 10वां मेंबर जुड़ चुका है, बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें और जुड़ना चाहते हैं, जो एक एंटी यूएसए ग्रुप बन के बैठा है। इस बात से नाराज कौन है, यूएसए नाराज है, इसीलिए वो सब पे क्या इंपोज करता जा रहा है, टैक्स इंपोज करता जा रहा है, टैरिफ इंपोज करता जा रहा है। हालांकि उसने भारत को मौका दिया है अगस्त तक कि भारत चाहे तो अपनी साइड चूज कर सकता है, क्योंकि देखो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, एक तरफ है क्वाड, एक तरफ है ब्रिक्स। तो जो क्वाड है उसमें यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इंडिया भी है। और ब्रिक्स में रशिया है, ब्राजील है, चाइना है, इंडिया भी है। तो इंडिया रशिया के साथ भी बैठा है, इंडिया यूएसए के साथ भी बैठा है, मतलब इंडिया बीच में है। तो यूएसए का कहना है, ट्रंप साहब का कहना है कि तुम्हें एक साइड चूज करनी होगी, या तो तुम प्रो यूएसए बन जाओ या तुम प्रो यूएसएसआर बन जाओ, यानी कि आपका रशिया बन जाओ। लेकिन इंडिया बीच में रहना चाहता है, इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा मतलब उसका क्या लॉस होगा, भारत को टैरिफ देना होगा, समझ गए। तो अभी क्या कहा गया है कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाओगे तो मैं 10% लगा दूंगा, ठीक है, और बाकी जितना लगाऊंगा वो तो मेरी मर्जी है। जैसे आपके जापान ना, साउथ कोरिया, इनके ऊपर तो उसने 25% लगाई दिया है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है बात, समझ गए। तो वही बातें हैं, काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस बार ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर हो रही थी, ब्राजील के अंदर, ठीक है, और वहीं पर ये सारी बातें
कही जाती हैं। ये सारे मेंबर्स वो हैं जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, याद रखना। इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, ठीक है, इंडिया, रशिया, ये सारे ब्रिक कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज वो है जो जुड़ना चाहते हैं, यानी कि उसके ऑब्जर्वर है, यानी कि वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, ठीक है, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये उसमें आना चाहते हैं। जब आ जाएंगे तो हम उसको अपडेट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। वही सब बातें लिखी हैं। इंडिया पे भी 10% लगाने की बातें कही जा रही है। मतलब एक ही किंग है आपका, वो है यूएसए। वो चाहता है ट्रंप, लेकिन हम उसे बादशाह नहीं रहने देंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है ना। पहले जब उनके इलेक्शन का टाइम था तो बड़ी यारी दोस्ती थी दोनों के बीच में, है ना। इतना पैसा खर्च किया जा रहा था। जब उसको गोली मारने की कोशिश की गई थी ट्रंप को, याद है ना वो सीन, उसके कान के बगल से गोली निकल जाती है जब उसकी सपोर्ट में आता है आपका एलोन मस्क। लेकिन अभी क्या किया, उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है तो उसने क्या किया, दोनों के बीच लड़ाई हो गई। और लड़ाई क्या हुई, दोनों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हो गया कि एलोन मस्क ने मस्क को ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि तुम अपना बैग पैक करो और अफ्रीका लौट जाओ, क्योंकि जो मस्क है वो बेसिकली अफ्रीकन बोर्न है। अब मस्क ने क्या किया, उसने एक पार्टी अनाउंस कर दी। चलो इसी बात पे आपका पहला क्वेश्चन है, बताना कौन सी पार्टी मस्क ने अनाउंस की है कि वो एक नई पार्टी बनाने वाला है, ठीक है, जिसमें वो अगली बार फाइट करेगा इलेक्शन में, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। अच्छा, इस बार की जो ब्रिक्स थी, उस ब्रिक्स की थीम क्या है ये आप बताओगे, ठीक है। और इस बार की जो ब्रिक्स की जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग होने वाली है 2025, उसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। अच्छा, इसका यूएसए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यूएसए पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वहां के जो कंज्यूमर है ना, जो वहां पे कंज्यूमर है एंड लेवल पे, उनके लिए प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, ठीक है। और उन्हें मजबूरन अपने देश के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, या फिर बाहर के प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा टॉपिक है, बहुत दिन से चल रहा है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे फैक्ट जरूर याद रखना, ठीक है, कई बार पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है फोस्टरिंग ए कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ। अब समझना, ये जो आर्टिकल है ना, ये जहां तक मुझे याद है इस साल में जनवरी से लेकर अब तक आई थिंक चौथी बार मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। मतलब ये 4-5 बार तो डेफिनेटली आ ही चुका है जितना मुझे याद है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होता है कि एक हेल्दी कोई भी इंसान है, सभी का राइट टू लिव है, राइट टू हेल्थ है, ठीक है, सभी को अच्छे से खाना पीना रहने का अधिकार होता है। एक मैंने कहा प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारी वुमेन ऐसी होती हैं जो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, यानी कि वो नहीं सहन कर पाती है, और बहुत सारों की डेथ हो जाती है। तो ये जो डेथ होती है ना, इसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी कि अगर 1 लाख, याद रखना, अगर 1 लाख महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, यानी कि 1 लाख डिलीवरी हुई, उसमें से कितनी जो मदर हैं, जो माताएं हैं, उनकी डेथ हुई, इस बात को क्या कहा जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। सिंपल सा याद रखना। तो भारत में इतना आगे जाने के बाद भी, हम इतना आगे पहुंच चुके हैं साइंस में भी, फिर भी, है ना, हमारे यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं 2019-21 में, तो ये कितना था, 93 था, ठीक है। 2017 और 19 में कितना है, 103 था। तो ये 103 से ये कितना हो चुका है, 93। लेकिन ये राइटर यही कह रहा है कि इन चाइल्ड बर्थ इन इंडिया, why should 93 women lose their life while 1 lakh women have a safe delivery? यानी कि जब 1 लाख महिलाएं सेफ डिलीवरी कर सकती हैं, तो ऐसा क्या है भारत में कि 93 महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये सब डाटा कौन देता है, तो याद रखना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ ए वुमन while pregnant or within 42 days of the termination of the pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its mismanagement, but not from the accidental or the incidental cause। बस एक्सीडेंट से या किसी दूसरे कारण से डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी डेथ प्रेगनेंसी की वजह से होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाता है। समझ गए।
तो भारत की अभी कितनी है 93। हमारी कोशिश है कि इसे अंडर 20 लाया जाए, कि कम से कम इतना ऐसा हो सके कि महिला जब प्रेगनेंसी में होती है तो कम से कम 20 महिलाओं की डेथ हो 1 लाख में। होना तो 0 चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश है विद इन 20 लाना। और पहला ऐसा स्टेट है जो इसको अचीव कर चुका है, और उसमें सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है। बताना कौन सा स्टेट है, देखते हैं कौन बता पाता है। मैं पढ़ा चुका हूं 3 बार इससे पहले, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो इसमें डिस्कस की हुई है ना, 4 आर्टिकल है, पढ़ना जरूर। एक्सपर्ट केयर है ना, कई बार होता है कि अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाना, अच्छी जगह नहीं जाना, ठीक है, खुद से ही सोचना कि घर पर प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना, कोई दादी बूढ़ी होगी उसको लगेगा कि हमारे यहाँ पर ऐसा ही हुआ था तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, तो उसमें डेथ हो जाती है, लेबर पेन में डेथ हो जाती है। ओल्ड थिंकिंग वही है, वेटिंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी जगह तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता। देखो इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी है, अगर कल आप लोगों ने सोशल मीडिया चलाते हो तो एक वीडियो देखी होगी, हालांकि द हिंदू में छोटा सा आर्टिकल भी छपा था, मैंने उसको वहां से नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। हुआ क्या है ना, बताना कौन से रेलवे स्टेशन की न्यूज है। एक रेलवे स्टेशन पे एक महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तभी वहां से एक आर्मी के ऑफिसर गुजर रहे थे, ठीक है, और उस आर्मी के ऑफिसर ने देखा कि वो महिला डिलीवरी मतलब कि अभी बच्चा पैदा होने वाला है। वो क्या करते हैं, 3-4 महिलाओं इकट्ठी होती हैं, वो उसको कवर कर लेती हैं। वो जस्ट एक ब्लेड, ठीक है, और 1-2 इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या करते हैं, उनकी डिलीवरी को सक्सेसफुली करा देते हैं। और बाद में उनको अवार्ड भी दिया गया, उनका इवन न्यूज़पेपर्स में नाम वगैरह भी छपा कि चलो अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है ना। लोग तो क्या करते हैं, कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है वहां से सीधा निकल लेते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ट्रांसपोर्टेशन का ना होना, है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी डेथ के अंदर, और ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का, अगर मैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो इस बात की गारंटी देता है या इस बात की को इंश्योर करता है कि स्टेट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए काम करेगा, ठीक है, उनके लिए ह्यूमन कंडीशंस बनाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पोषण किट, है ना, पोषण किट बांटी जाती हैं, जो गरीब महिलाएं होती है, जो प्रेगनेंसी में होती है, तो उनको सरकार की तरफ से खाने की किट दी जाती है, जिसमें कैल्शियम या जितने भी मिनरल्स शरीर में चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो उनको मिले, ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो और आगे चल के देश का निर्माण कर सके, देश का डेवलपमेंट कर सके। तो कौन सा आर्टिकल है वो, याद रखना, आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ना जरूरी से, है ना। राइजिंग सीज, शिफ्टिंग लाइव्स एंड ए टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, समझना, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को इसने डेमोक्रेसी से टच कर दिया और आर्टिकल उठा लिया इसने एनवायरनमेंट का, और कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि ये मेरा क्या बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया बना हुआ है। अब जब ये इंडिया बना हुआ है तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है, गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर छोटा सा कौन सा है, गोवा, फिर कौन सा आता है, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद कौन सा आता है, केरल। तो 5 स्टेट मेरे कहां पर है, वेस्टर्न साइड है, जो किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, अरेबियन से। ये क्या बना हुआ है आपका, अरेबियन सी, है ना, समझने की कोशिश करना, ये है अरेबियन सी। इधर क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहां पर कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। यहां पर कौन सा स्टेट है आपका, आंध्र प्रदेश, और ये कौन सा है, तमिलनाडु। ये सारे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं, सी से बाउंड्री शेयर करते हैं। दीज स्टेट्स आर नोन एज कोस्टल स्टेट। तो देयर आर हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो याद रखना 9 स्टेट क्या होते हैं, कोस्टल स्टेट होते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेट किसी ना किसी से बाउंड्री लगा रहे होंगे, किसी ना किसी देश से। कुछ हमारे यहाँ पर लैंड लॉक्ड स्टेट भी होते हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट वो होता है जो ना किसी पानी से बाउंड्री लगाता है, ठीक है, सी बाउंड्री, ना वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री लगाता है। हम उसे क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। ऐसे 5 स्टेट है, मुझे बताना कौन कौन से हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है उसे, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, 5 स्टेट्स दैट आर लैंडलॉक, ठीक है, ना किसी देश से बाउंड्री लगाते हैं, ना वो किसी पानी से बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है। अब समझना ये न्यूज में क्या बात कर रहा है, आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, काफी बार पढ़ा है मैंने, और क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। और जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमने पढ़ा है काफी बार। और जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जब वो मेल्ट हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, बेसिकली उनके मेल्ट होने से जो आपका सी लेवल है वो क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का पानी ऊपर होगा। जब ऊपर होगा तो आपने पढ़ा होगा जापान के जो एयरपोर्ट वगैरह वो सारे डूबने वाले हैं,
ठीक है, काफी बार न्यूज में आता रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, जब सी लेवल राइज होगा तो ये जो कोस्टल स्टेट बने हुए ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इन सारे कोस्टल स्टेट की तो लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है, किस पे, समुद्र पे। यहीं से मछली बेच के, यहीं से पोर्ट वगैरह से काम करके वो अपना गुजारा करते हैं। तो मैक्सिमम लाइफ यहाँ डिपेंडेंट है, और ये तुम कह रहे हो कि ये तो डूब जाएगा। तो फिर यहाँ पे लोगों का क्या होगा, तो हमारे स्टेट्स को, हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको क्या करना चाहिए, क्या क्या रूल्स बनाने चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई भी डिजास्टर आ सकता है। डिजास्टर बोले तो अर्थक्वेक आ गया, और पानी में अर्थक्वेक आ गया और लहरें उठ गई, उसे सुनामी कह देते हो। जैसे सुमात्रा आइलैंड के ऊपर आई थी ना, 3 लाख लोग मारे गए थे एक दिन में 2004 के अंदर, दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमने कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई, हमने तैयार किया ना, पढ़ा है हमने काफी बार। सिमिलरली हमें क्या करने की जरूरत है, क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, बस वही इसमें डिस्कस किया और कुछ भी नहीं है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में, वही सुनामी वाले के बाद। और याद रखना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर भी क्या क्या किया जा सकता है उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें मैरीन लाइफ भी है, उसके साथ साथ जो आपकी कोस्टल लाइफ है वो भी पूरी इससे जुड़ी हुई है। बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे सागरमाला प्रोग्राम है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मिस्टी स्कीम है ना, मिस्टी स्कीम, जिसमें मैंग्रोव्स को यहां से उठाकर, आपने पढ़ा होगा, यहां से गंगा और यहां से ब्रह्मपुत्रा, और जहां गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलती है वहां बनता है सुंदरबन का डेल्टा। और जो सुंदरबन का डेल्टा होता है, उस सुंदरबन के डेल्टा में क्या पाया जाता है, सुंदरी नाम का पेड़, जो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, तो उसे सुंदरी कह देते हैं, उसे इंग्लिश में मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो मैंग्रोव जो है, बेसिकली मैंग्रोव, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें सी फूड अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मछलियां वगैरह ट्रैप हो जाती है। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की थी कि पूरी कोस्टल लाइन पर क्या लगा दें, मैंग्रोव लगा दे। तो क्या उस स्कीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक स्कीम आपने पढ़ी होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, जिसमें लगभग उस समय 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसका पर्पज ये था कि हमें क्या करना है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि फिश प्रोडक्शन में पहले नंबर पे चाइना है, हमें उसे क्रॉस करना। तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिसीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सरकार को क्या करना चाहिए, वही सब बातें डिस्कस की हुई है। और ये सारे पॉइंट में पहले पढ़ा चुका हूं, कभी ना कभी हमने पढ़ा है। देखो ये जो आपका बॉर्डर बना हुआ है ना, याद रखना कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो मैंने आपसे कहा था कोस्टल स्टेट, तो आपने सभी ने याद कर लिया था कि सर ये कोस्टल स्टेट होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो जो गुजरात वाला रीजन है ना, तो इस वाले रीजन को कच्छ कहा जाता है, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं। और गुजरात से लेकर जो आपका कर्नाटक वाला कोस्ट होता है, याद रखना, द कोस्टल लाइन फ्रॉम गुजरात टू कर्नाटका इज नोन एज कोंकण कोस्ट, इसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कोंकण तट कह देते हैं, ठीक है। और यहां से कर्नाटक से केरल वाले को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। जो आपका ये वाला रीजन है नीचे, ठीक है, इसको केप कोमोरिन कह देते हैं, ठीक है। और यहां से लेकर आंध्र प्रदेश तक, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। याद रखना, फैक्चुअल डाटा है, 1 लाइनर में लिख लेना आ सकते हैं। इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसे मालाबार, इसे कोंकण। और यहां से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर आपका जो आपका उड़ीसा वाला, इसे नॉर्दर्न सरकार्स कह देते हैं, ठीक है, सिरकार्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को उत्कल प्लेन भी कह देते हैं। तो सिंपल सी ज्योग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बैटिंग फॉर द प्रिवेंशन, ए वन हेल्थ प्रोग्राम is essential to prevent the zoonotic spillover। देखो ये बात उसी कर रहा है, with the 2 cases of the Nipah virus detected in the केरला में 2 निपा वायरस आए थे। हमने पढ़ा था निपा वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया में आया था, उसके बाद 1999 में सिंगापुर में आया था, 2001 में वो भारत में भी आ चुका था। और अभी जो निपा वायरस है उसका आउटब्रेक हो चुका है, कहाँ पे, केरला के अंदर। और टाइम टू टाइम पे वहां पे आता रहता है। किसकी वजह से होता है, वो फ्रूट बैट की वजह से होता है। जिस फ्रूट बैट को हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। याद रखना, वो जो फ्रूट बैट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, एफ फॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो कहा गया कि यार ऐसा क्या है, देखो जो जूनोटिक डिजीज होती है ना, जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवरों से इंसानों में आती है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। अब कहा गया कि अगर जानवरों से इंसानों में आ रही है तो इतना एफर्ट इंसानों की सेहत पे किया जा रहा है, उतना ही एफर्ट जानवरों की सेहत पे कर दो, और उतना ही एफर्ट किस पे कर दो, पेड़ पौधों की सेहत पे कर दो। तो इसे कहा गया वन हेल्थ, यानी कि इंसान, पेड़ पौधे और जानवर,
तीनों की हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, वन हेल्थ प्रोग्राम। तो समझना, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आप जानते हो कब बना था WHO? 7 अप्रैल 1948 को बना था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। वन हेल्थ इनिशिएटिव इज ए कोलैबोरेटिव multidisciplinary approach that recognizes the interconnectedness of the human, animal and environmental health। वही बात कर रहा है जो अभी हमने बातें की। It aims to optimize the health outcomes and address challenges across these sectors by promoting communication, collaboration and the coordinated action. This initiative is crucial for preventing and responding to emerging health threats like pandemics। ठीक है, जो पैंडेमिक्स वगैरह आते हैं उनको कम करने में काम देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तीनों के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपसे पूछ लेगा वन हेल्थ इनिशिएटिव किसका है? तो WHO का है। क्यों लाया गया था? तो इसलिए लाया गया था। तो अगर हमें जूनोटिक डिजीज को कम करना है तो हमें वन हेल्थ इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए। बस इतनी सी बात ही हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वुमेन MSME स्टिल स्ट्रगल फॉर क्रेडिट डिस्पाइट स्कीम्स। समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि एक्चुअल में होता क्या है। समझना, होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। MSME क्या होता है पहले तो ये समझो। व्हाट डू यू मीन बाय MSME? तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं बेसिकली वो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका हमारी जीडीपी में लगभग लास्ट ईयर 2024 में, लास्ट ईयर इनका हमारी जीडीपी में ऑलमोस्ट 30% क्या था, पूरा इनका रोल होता है, इनका एडिशन होता है। और इस बार हमारी सरकार चाहती है कि ये जो MSME है, इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो पूरा का पूरा रोल है वो लगभग 35% यहाँ से जीडीपी में पैसा आना चाहिए, तो हमारी जीडीपी भी ग्रो कर जाएगी। तो इसके लिए हमें किसे प्रमोट करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, हमें किसे प्रमोट करना चाहिए? तो हमें प्रमोट करना चाहिए किसको? MSME को। अब मैं MSME को कैसे प्रमोट कर सकता हूं? तो समझना MSME होती क्या है पहले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी मान लो, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। अब मे बी ये शर्ट किसी कहीं और से आई होगी, इसके बटन कहीं और लगे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती है, आपने देखा होगा कोई भी इंसान है वो किसी बेसमेंट में 4-5 सिलाई मशीन लेके बैठा है, ठीक है। वो कंपनियों के ऑर्डर आ रहे हैं उसके पास, वो उसमें बटन लगा रहा है, सिलाई कर रहा है, ठीक है। बाइक है, बाइक का कोई मरगाड बना रहा है अपने घर में, 10 लोगों को लेके कोई काम धंधा खोल के बैठा है, ठीक है। कोई साइकिल की चैन बना रहा है, ठीक है, उसका काम ही यही है, और वो एटलस जैसी जो साइकिल कंपनियां उनको ये सब सप्लाई कर रहा है। तो दीज टाइप ऑफ जो कंपनीज होती है जो छोटी हैं, स्मॉल है और मीडियम है, उनको MSME कहा जाता है। और जो बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, तो बहुत बड़ी कंपनियां हो गई, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो लार्ज कंपनियां, बिग कंपनियां, ठीक है। तो इन कंपनियों के अंदर इनका रोल क्या समझ गए, हमारी जीडीपी में 30% के आसपास कहां से पैसा आता है, MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब इनको प्रमोट भी सरकार ही करती है। ध्यान रखना, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 43 ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। और आप जानते हो आर्टिकल 38 कहता है कि दीज DPSPs आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। फोर्सेबल तो है, नहीं करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो इसी DPSP के एक आर्टिकल है 43 जो कहता है स्टेट विल प्रोवाइड लिविंग वेज टू एवरी सिटीजन। हर नागरिक को क्या देगा, स्टेट लिविंग वेज प्रोवाइड कराएगा। और लिविंग वेज का मतलब क्या होता है, जिंदा रहने लायक पैसा। अब जिंदा रहने लायक पैसा जो होता है वो आजकल बदल चुका है, क्योंकि शहरों में ज्यादा पैसा चाहिए, गांव में कम चाहिए। अगर मैं गांव में रहता हूं तो 2,000 में खर्चा चला लूंगा महीने का। अगर मैं जयपुर जैसे शहर में रहता हूं तो 10,000 चाहिए। बॉम्बे जैसे शहर में रहता हूं तो एटलीस्ट 20,000 रुपए चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेंड कर गया। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, इस लिविंग वेज को मिनिमम वेज में कन्वर्ट करने का प्लान बना रही है। ये भी हमने एक बार पढ़ा है करंट अफेयर में, क्योंकि मिनिमम वेज का मतलब है कि एटलीस्ट इतना तो चाहिए। इसी के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टेट्स क्या करते हैं, नरेगा, आपने पढ़ा होगा नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 में आया था, जो किस बात की गारंटी देता है, काम की गारंटी देता है, किसे, रूरल इलाकों में, ना कि शहर में। शहर में करने वाला राजस्थान पहला था, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर आता है इसका आर्टिकल 43 का ए, जो मैं बात कर रहा हूं किसकी, एमएसएमईज की, यानी कि स्टेट विल प्रोमोट इंडस्ट्रीज। स्टेट किसे प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रीज को। और कैसी इंडस्ट्रीज को, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपकी इंडस्ट्रीज है, एंटरप्राइजेज है, उनको प्रमोट करेगा। अब देखो गांव में क्या होता है कि आपके पास काम धंधा नहीं है, तो आप सुबह सुबह टिफिन उठा के नहीं जा सकते हो काम पे, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है। तो आप वहां पर क्या लाया गया, नरेगा लाया गया कि जो अनस्किल्ड वर्कर है वो क्या करे, खड्डा खोदे, हम उसको पैसा देंगे गारंटी से। शहर का आदमी क्या करता है, उठा के चल देता है टिफिन। अब एक बात समझना, आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी जयपुर में हूँ, तो जयपुर में इधर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर जयपुर में मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये इसलिए सेटअप करवाए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ताकि लोगों का क्या हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को लिविंग वेज मिले। समझ में आ रही बात। तो लिविंग वेज कौन से आर्टिकल में हो गया, 43 के ए में। कौन सा, एमएसएमईज और स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है। एक होता है आर्टिकल 43 का बी, इसमें यह होता है कि स्टेट किसको प्रमोट करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है समझना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप यहां पर रह रहे हो 100 लोग, और 20 लोग अल्ट्रा रिच हैं, 80 लोग अल्ट्रा पुअर हैं। और जो अल्ट्रा पुअर लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको पैसा चाहिए। तो 20 लोगों ने जो अल्ट्रा रिच है उन्होंने क्या किया, मिलकर एक बैंक खोल दिया। ठीक है। जैसे मैं टोंक फाटक पे खड़ा हूं अभी, तो टोंक फाटक ग्रामीण बैंक कुछ भी खोल दिया मान लो, है ना। और इन लोगों ने को लोन देना शुरू कर दिया। पैसा आ गया इनके पास। अब जैसे पैसा आ गया तो इन लोगों ने क्या किया, काम धंधा खोल लिया। कोई रेडी लेके आ गया, कोई टेम्पो लेके आ गया, कोई ऑटो लेके आ गया, ई रिक्शा लेके आ गया, और उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया। इनकम हुई, उन्होंने बैंक वालों का पैसा लौटा दिया, विद इंटरेस्ट लौटा दिया। तो उन 20 लोगों की भी कमाई हो गई, इंटरेस्ट आ रहा है। उन 80 लोगों को भी काम धंधा मिल गया, क्योंकि उनको लोन इजीली अवेलेबल हो गया। तो दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम होता है इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जैसे अमूल है ना, हमने सुना होगा, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, समझ गए। तो इससे भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली हम समझ में आ रही है। तो उसे लिविंग वेज प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो एमएसएमई उसका भी पार्ट है। तो इसका पॉलिटिकल पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं इस न्यूज में कहना क्या चाह रहा है, ये बात कर रहा है इसमें, याद रखना इस आर्टिकल के ही निकाले हुए पॉइंट है ये। ठीक है। क्रेडिट गैप की बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट गैप समझना, एक मैन और एक वुमेन दोनों गए लोन लेने। तो जब लोन मांगा गया तो इस महिला ने कहा कि मुझे 100 रुपए लोन चाहिए। तो बैंक वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसे 70 रुपए, 80 रुपए, मैक्सिमम 90 रुपए तक की लोन देते हैं। अब सोचो इसकी नीड कितनी थी, 100 रुपीज की, बट इसको लोन कितना मिला, 70 रुपीज का। तो ना तो इस महिला का काम हो रहा है, ना इसको उतना पैसा मिलना चाहिए तो उतना पैसा मिल रहा है। इस वजह से जो एमएसएमई सेक्टर है ना, वो क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और एमएसएमई सेक्टर में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में जो वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट गैप। यानी कि क्रेडिट दिया जाता है, जब पैसा दिया जाता है तो उसमें गैप बहुत ज्यादा मिलता है। मेल के साथ ऐसा नहीं है, मेल के साथ बिल्कुल उल्टा है। लगभग 20% के आसपास मेल में पाया जाता है क्या, आपका क्रेडिट गैप। और जो वुमेन उनके साथ 35% है, जैसा कि अभी रिपोर्ट आई है। तो ये भी कहीं ना कहीं वुमेन्स को पार्टिसिपेशन से दूर रख रहा है। बस उसी की बात कर रहा है कि वुमेन एमएसएमई स्टिल स्ट्रगल फॉर द क्रेडिट डेस्पाइट स्कीम्स, जबकि स्कीम्स बहुत सारी हैं। 2024 में नियरली 30% जीडीपी जो था वो एमएसएमई से था। ठीक है। और सरकार का एम कितना करना है, मुझे 35%, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। मेल जो था उसमें क्रेडिट गैप कितना है, 20, फीमेल में कितना है, 35। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास आ रखी हैं। कौन कौन सी स्कीम आ रखी है, तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे चल के। देखो वुमेन ऑन कितनी एमएसएमईज है, 20%, वही डाटा है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जो अभी मैंने पीछे दिखाया था इमेज में। टोटल टर्नओवर कितना है, तो देखो वुमेन ऑन 20% है, जबकि उनका टर्नओवर सिर्फ 10% आता है, 10%, जो कि बहुत कम है। ठीक है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू सिडबी क्या होता है आपका, तो याद रखना ये एक ऐसा बैंक है जो आपके जो एमएसएमईज वाले सेक्टर होते हैं ना, उनको लोन देने के लिए ही बनाया गया था, सिडबी बैंक। ठीक है। अब हुआ क्या, इसने बताया कि क्रेडिट गैप के बारे में। ठीक है। अब बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा, जो इन लोगों को, इन चीजों को प्रमोट करती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, पीएम मुद्रा स्कीम।
जो पीएम मुद्रा स्कीम थी वो 2015 में लॉन्च की जाती है, ठीक है। चलो मैंने पूछना था तुमसे, मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। 2015 में आई थी, 2015 में पीएम मुद्रा स्कीम। और इस पीएम मुद्रा स्कीम में याद रखना कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था, जो कि नॉन फार्मिंग सेक्टर का आदमी, यानी कि आप नॉन फार्मिंग में हो, एमएसएमई में हो, तो आप जाओ, आपको कुछ भी ऐसा कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा दे दिया जाएगा। और इसमें कहां तक पैसा मिलता है पीएम मुद्रा लोन में, तो याद रखना अप टू 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक आपको पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाटा की, तो डाटा ये कहता है कि अगर टोटल इतने लोन बांटे गए हैं तो वुमेन्स को सिर्फ कितने 42 लाख ही वुमेन है जिनको वो लोन दिया गया है, जो कि मैक्सिमम कौन है उसमें, आपके मेल्स हैं। तो सिंपल से याद रखना, ठीक है। इसके अंडर में 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है शिशु, शिशु का मतलब होता है 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा आपको। एक होता है किशोर, किशोर का मतलब है कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। एक होता है तरुण, तरुण का मतलब है कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, स्कीम का नाम है। और एक का नाम है अभी लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, इसी साल लॉन्च हुई है 1 अप्रैल को, तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या है, तो इसमें लोन जो है वो आपका 20 लाख रुपए तक कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना। कौन सा उसके अंडर में दिया जाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में ये सब काम किया जाता है। सिंपल से याद रखना। बैंक कौन सा जो लोन देता है, सिडबी बैंक जो है वो उसको लोन देता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया विल गिव न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स इन 2026। मोदी जी कह रहे हैं कि 2026 में इंडिया जो होगा ना, ब्रिक्स को कुछ नया देने वाला है। मतलब आप सीधा सा अंदाजा लगा लीजिए कि अगली बार 2026 में जो आपकी ब्रिक्स होने वाली है, उस ब्रिक्स को होस्ट कौन करने जाने वाला है, तो उसका होस्ट बनने वाला है इंडिया। तो अगली बार कहां पर होगी, इंडिया में। इस बार कहां हो रही है, 2025 में, तो याद रखना ब्राजील में हो रही है, ठीक है। 2024 में क्या हो, कहां हुई थी, 2024 में, तो याद रखना आपके रशिया में हुई थी, ठीक है। तो इस बार, लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, मुझे ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कहां पर ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया था ब्रिक्स के बारे में, तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, याद रखना सर, व्हाट इज सर, तो जो सर है ये 1977 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आया था। व्हाट डू यू मीन बाय सर, तो सर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखो बिहार वाली न्यूज है ना, एक बार बिहार वाली न्यूज के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये वाली है कीप इट सिंगल, सॉरी सिंपल। देखो है क्या समझना, देखो अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है। कौन करवाता है इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने काफी बार पढ़ा है। आर्टिकल कौन सा है, 324 है। कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपको पता होगा ज्ञानेश कुमार है। 2 इसके इलेक्शन कमिश्नर है, एक विवेक जोशी, दूसरा है सुखबीर सिंह संधू, काफी बार हमने पढ़ा है। और ये अभी अपॉइंट किए गए आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो जब बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो जस्ट 2-3 महीने बचे हैं, और बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम उन लोगों को वोटर नहीं मानेंगे जिन लोगों के पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, और 11 डॉक्यूमेंट बता दिए गए, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ले आओ। अब एक बात समझना, कौन होता है वोटर, किसकी बात कर रहे हो आप, तो याद रखना वोटर वो होता है जो लगभग 18 प्लस एज का है, ठीक है। पहले ये कितना होता था, 21 ईयर के वोटर की उसके मेंबर की वोटर एलिजिबल माना जाता था, कहने का मतलब ये है। लेकिन इसको 21 से 18 कब किया गया, तो ये भी याद रखना बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 क्या किया गया था, जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको क्या कर दिया गया था, 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। यानी कि 18 साल से ऊपर कोई भी भारत में है, चाहे वो उसकी कास्ट, रिलीजन, उन सबको नहीं देखा जाएगा, ठीक है, ना उसके जेंडर को देखा जाएगा, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, जो 18 प्लस है। तब उन 18 प्लस के लोगों में अगर तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, उसके डॉक्यूमेंट देखने हैं। जैसे इसमें आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे। राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो वैलिड हो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैलिड हो, वो दिखा दो। अगर दिखा दोगे तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार को अगर ये करना था तो सरकार ने इसे पहले क्यों नहीं किया, करो, रिफॉर्म करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म होने चाहिए। वोटर्स को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, डाउटफुल वोटर्स का कॉन्सेप्ट था, ये सब होने चाहिए।
कि कोई फर्जी वोटिंग तो नहीं कर रहा है। कई बार देखा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली जिनके 3-3 4-4 स्टेट के वोटर आईडी बने हुए हैं, वो वहां भी वोट डाल आते हैं, वहां भी वोट डाल आते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम होना चाहिए, इसमें टाइम लिमिट होनी चाहिए थी। अब 2 महीने बचे हैं, अब कहाँ 2 महीने में कोई मान लो बिहार है, और बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग बाहर माइग्रेट कर जाते हैं काम के लिए। अब बिहार का आदमी कर्नाटक में मजदूरी करता है बेचारा, वो एक बार जाए, डॉक्यूमेंट दोबारा सही करके लाए, उसका बच्चा यहीं पैदा हुआ था, वो 20-15 साल से यहीं रह रहा है, ठीक है, उसके पास इतना गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, भट्टे में काम करता है ईंट के, कहां से डॉक्यूमेंट बनाएगा? नहीं बना पाएगा। अब वो बिहार जाए, अपने वहां की सिटीजनशिप को प्रूफ करे, फिर वापस आए, फिर यहाँ पर काम धंधा करे, फिर जाए, फिर वोट दे और फिर वापस आए। इतना तो पैसा ही नहीं है उसके पास। तो अगर तुम्हें ये करना था तो तुम्हें कम से कम साल भर का 6 महीने का टाइम लेके करना चाहिए था। इलेक्शन सर पे है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, ये रिफॉर्म्स एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर टाइम उसके साथ, डायमेंशंस के साथ होने चाहिए। ये कौन कहता है? सर कहता है। सर बोले तो क्या है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर आपको करने हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ टाइम उसमें देना होगा। ये 1977 के वर्डिक्ट में ही उस समय की बातें हैं। उस समय जो आपके MS गिल थे वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका ये केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में ये जजमेंट दिया होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या है सर, SIR, और क्या आपके वहां की न्यूज चल रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कह दिया, एवरी वोटर को ये ट्रीट किया जाएगा एज नॉन सिटीजन अनलेस प्रूवन। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है तो सिटीजन ही नहीं है बिहार का। कहने का मतलब ये है, समझ गए? तो करो, लेकिन टाइम से करना चाहिए था, बस ये प्रॉब्लम है। तो अपोजिशन वालों का कहना है कि सरकार ये क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है कि बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी, ठीक है। अब जो वोटर लिस्ट में आना चाहिए था, जो वहां पर है वही बाहर हो जाएगा। तो बड़ी सिचुएशन वहां पर ऐसी ही चल रही है, ठीक है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी तो 2 महीने हैं हमारे पास। नेक्स्ट, इसरो चीफ ऑफिशियल स्पीक टू एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। आई थिंक शुभांशु शुक्ला आज के दिन भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अवेयर नहीं होगा। वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे? स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। 4 लोगों के साथ गए थे, एक्सियोम 4 नाम के मिशन में गए थे। 14 डेज बाद वो वापस आने वाले हैं, ठीक है। जब वो वापस आ जाएंगे तो इंडिया गगनयान लॉन्च करेगा। गगनयान में वो क्या रहेंगे? ग्रुप लीडर रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस का वहां पर यूज करेंगे। ये सारी बातें आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जस्ट एक न्यूज है कि जो आपके इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने किससे बात की? आपके शुभांशु शुक्ला से। और किस तरीके से बात की? तो याद रखना, बात करने का जो तरीका है वो क्या है आपका? तो हम रेडियो। What is ham radio? तो याद रखना, it is also called as amateur radio, से amateur radio भी कहा जाता है। is a non-commercial private communication service operated by the licensed individuals using specific radio frequencies, ठीक है। और ये सिर्फ आपके कब काम की जाती है? जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पे या स्पेस में हो, ठीक है। इसको कौन ऑपरेट करता है? तो वायरलेस प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन विंग जो है आपकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है उसके अंडर ये काम करता है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन में काम आता है, जैसे अर्थक्वेक आ गए, सुनामी आ गई, तो उस माहौल में ये चीजें यूज की जाती हैं। लगभग 3 मिलियन जो इसके यूजर हैं वो दुनिया भर में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ रूल्स 1978 के अंडर में इंडिया इसका यूज करता है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी का केस हो गया, तो उस केस में क्या होता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू उनसे बात की। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी दिन से न्यूज में चल रहा है, तो आपको वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।